नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक मार्ट पर एक बार और। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है हाउ यूएस रिसेशन विल शेक इंडियन इकोनॉमी। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो क्या उससे इंडियन इकोनॉमी को कितना असर होगा, हम इस बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं इसके आसपास। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो होता है लगभग दुनिया के हर स्टॉक मार्केट पे उसका असर होता है। इन दिनों बार बार सुन रहे होंगे टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते जा रही है ताकि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए। इन्वेस्टर्स का दोस्तों कंसर्न है कि ग्लोबल इकोनॉमी है वापस से एक बार रिसेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि फेड और अदर सेंट्रल बैंक्स जो है बार बार इंटरेस्ट रेट हाइक करते जा रही है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। रशियंस ने जो गैस कट की है यूरोप में, जिसके वजह से बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूरोपियन इकनॉमी प्लंज हो सकता है, वर्ल्ड इकनॉमी क्लिफ की ओर बढ़े जा रहा है, स्टॉक्स डाउन है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है और इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा मूडी हो रहे हैं। अभी चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है कोविड और रियल स्टेट इश्यूज़ की वजह से। यूरोप 2022 में दोस्तों हम सभी के लिए रोलर कोस्टर राइड की तरह बन गया है और इस वजह से इकनॉमी पूरे वर्ल्ड में जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है इसका। रशियन और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ है उसके वजह से रशिया और यूक्रेन दोनों ही रिसेशन में चले गए हैं और हमारे देश भारत में इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है ऑल टाइम हाई पे चल, और ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इंडियन रुपीज़ का वैल्यू इतना ज़्यादा गिर जाए। और यही इश्यूज़ दूसरे सारे करेंसीज़ के ऊपर भी चल रहा है, सभी का वैल्यू गिर गया है डॉलर के कंपेरेटिवली। इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस वजह से वर्ल्ड की इकनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इन सब के अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो रिसेशन अभी आएगा, हो सकता है अभी तक का सबसे बड़ा रिसेशन आए। और इन सब से बस एक ही सवाल उठता है कि क्या हम सब एक और बार रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो आपको इसका पूरा रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी में। क्यों? इसका रीज़न है कि अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकनॉमी अगर रिसेशन में जाएगा तो इसका असर तो पूरे दुनिया पे होना ही है, और इसमें अपनी कंट्री इंडिया भी इंक्लूड होगी। इसका रीज़न है कि अमेरिका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। यूएस रिसेशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि रिसेशन का डेफिनेशन क्या होता है। और मज़ेदार बात यह है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। रिसेशन सिंपली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है बस, और ये अलग अलग पैरामीटर से डिटरमाइन होता है अलग अलग बॉडी के द्वारा। वैसे रिसेशन के दो मेन डेफिनेशन है। नंबर 1, टेक्निकल रिसेशन। ये तब होता है जब जीडीपी के 2 क्वार्टर में लगातार कम ग्रोथ होता है या नेगेटिव में ग्रोथ होता है। और अभी पिछले 2 क्वार्टर से यूएसए के जीडीपी ग्रोथ में -1.6% और 0.6% का ही ग्रोथ हुआ है। तो टेक्निकली यूएस ऑलरेडी रिसेशन में ही है अभी। और अगर आपको याद हो तो ये सेम कोविड के टाइम में भी सेम केस था, नेगेटिव में जीडीपी का ग्रोथ था। रिसेशन के दूसरे डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा, जो बतलाता है रिसेशन को मल्टीपल पैरामीटर्स पे, जैसे कि हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा के बेसिस पे। सिमिलरली और काफ़ी सारे डेफिनेशंस है रिसेशन के अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा। पर मज़ेदार बात यह है कि देयर इज़ लिटरली नो फिक्स फेयर टू डिटरमाइन when and how bad recession is going to be, because एक काउंटलेस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसे मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब रिसेशन आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम रिसेशन को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं और अपने वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। बहुत सारे तरीकों में से एक मेथड है जिससे इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के स्लो डाउन को सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट रिसर्च ये बतलाता है कि अगर एक ग्राफ को ढंग से देख ले तो we can easily predict all major recessions of past 50 years। जिस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ उसे यील्ड कर्व कहा जाता है। यील्ड कर्व सिंपली रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड यील्ड रेट्स को। बॉन्ड क्या है इसे समझने के लिए पहले अपने को बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। Here is simple explanation for understanding bond। तो बॉन्ड सिंपली एक लोन है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। लेट्स से अगर इंडियन गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है 100 करोड़ रुपए का, तो वर्ल्ड बैंक के पास ना जाकर गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन से फंड रेज कर लेगी।
अब जाहिर सी बात है, एक इंसान गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, राइट। तो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीस का बॉन्ड डिवाइड कर देगा 10,000 यूनिट्स में, और हर यूनिट का वर्थ होगा 1 लाख रुपए। अब क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी के पास जाकर पैसे मांग नहीं सकता, तो गवर्नमेंट सेल करेगी 5,000 यूनिट्स ऑफ बॉन्ड्स दो बड़े बैंक्स को, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो ये दो बैंक्स 50-50 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट से बॉन्ड्स बाय करेगी 5,000 यूनिट्स ईच, और ये फिर अपने कस्टमर्स को सेल करेगी बॉन्ड्स 1 लाख रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट गारंटी देगी कि 1 साल के बाद 3% के इंटरेस्ट रेट के साथ पैसे वापस कर देगी। तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट 1 लाख जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 3,000 इंटरेस्ट, तो टोटल हो जाएगा 1,03,000 लोगों को वापस उसके पैसे लौटा देगी। तो सिंपली यही है बॉन्ड मार्केट। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर एक कैच है। द लॉन्गर यू होल्ड योर मनी इन दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो आपको पे करेगी 3% इंटरेस्ट रेट, एंड 10 ईयर्स की जो बॉन्ड है वो आपको पे करेगी 7%। और यही है वो जगह जहाँ डिमांड और सप्लाई फोर्स आता है। मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में इसी वजह से फ्लक्चुएशन आता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए 3 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो सेल हो रहा है 100 रुपीज़ पर यूनिट के भाव से एट 3% इंटरेस्ट, और दूसरा जो 10 ईयर बॉन्ड है वो सेम सेल हो रहा है 100 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस से, पर यहाँ मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट, क्योंकि 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3 ईयर्स बॉन्ड यील्ड। सो अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 3 ईयर्स बॉन्ड में, तो आपको मिलेगा 3 रुपीज़ एज इंटरेस्ट एंड 5 रुपीज़ इंटरेस्ट इन 10 ईयर बॉन्ड, राइट। तो अगर आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए, अगर कोई नहीं होगा 3 ईयर्स के बॉन्ड को ख़रीदने वाला, तो बैंक क्या करेगी? बैंक जनरली प्राइस को डिक्रीज़ कर देगी और उसे सेल करेगी पर कम प्राइस पे। लेट्स से राहुल नाम का एक इंसान ने यही बॉन्ड को 60 रुपीज़ पे ख़रीदा बैंक से, लेकिन उसे इंटरेस्ट तो 100 रुपीज़ पे बैंक पे करेगी, मतलब कि 3 रुपीज़। इसका मतलब होता है जो बॉन्ड 100 रुपीज़ पे सेल होना था वही बॉन्ड डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल हो रहा है, और इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म के बॉन्ड पे लॉन्ग टर्म का मिल रहा है। सिमिलरली अगर 10 ईयर्स के बॉन्ड पे डिमांड ज़्यादा रहेगा तो बैंक क्या करेगी? बैंक प्राइस को इंक्रीज़ कर देगी। लेट्स से यहाँ किसी दूसरे इंसान ने ही यही बॉन्ड को ख़रीदा, लेकिन 120 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस से, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने प्राइस को इंक्रीज़ किया है डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका मतलब होता है कि रिटर्न सेम ही रहेगा 5 रुपीज़ का, यहाँ पर पे करना पड़ेगा 120 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस पे। तो यहाँ 10 ईयर्स के बॉन्ड पर 5 रुपीज़ अर्न करने के लिए 120 पे करना पड़ रहा है, और 3 ईयर्स के बॉन्ड में 5 रुपीज़ अर्न करने के लिए ओनली 60 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। Due to market forces, interest of short-term bonds has more as compared to long-term bonds, isn't it? As a result of this, yield curve inverted हो जाएगा, और जब भी ऐसा उलट फेर हुआ है yield curve में, तब हमने रिसेशन देखा है पिछले 50 साल में। राइट नाउ yield curve ऐसा दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आप देखिए 2007 जनवरी में 3 मंथ्स का जो बॉन्ड yield था वो 5.11% से था, और 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड 4.76% था। यहाँ कर्व इन्वर्टेड हुआ था और फिर हमने रिसेशन देखा। सिमिलरली हमने ऐसा ही देखा था 2000 में, और तब भी रिसेशन आया था, और अभी हम वापस से बहुत क्लोज आ चुके हैं। अभी के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो है 3.19%, और 10 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो है 3.45%। वी आर वेरी क्लोज टू इन्वर्टिंग, सिर्फ 0.26% का डिफरेंस है। अगर ये 3 मंथ्स का बॉन्ड अबोव जाता है 10 ईयर्स के बॉन्ड से, तो पॉसिबिलिटी होगी कि हम वापस से रिसेशन विटनेस करें। दिस इज़ व्हाट yield curves tells us about upcoming recession।
Apart from these correlations, there are multiple signs out there for upcoming recessions. For instance, inflation rate ऑल टाइम हाई पर चल रहा है 9.1% यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑयल प्राइजेस में बहुत स्पाइक देखा गया है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है. सो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रिसेशंस, आने वाला रिसेशन नाइटमेयर की तरह होगा. ये हो सकता है एंड ऑफ 2022 में आए, या हो सकता है बिगनिंग ऑफ 2023 में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है आ ही ना, सब कंट्रोल में हो जाए. दीज आर द मेजर रीजन्स जिसके वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये रिसेशन इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा. तो फ्रेंड्स, इस सवाल के जवाब के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए. आज के लिए बस इतना ही. मुलाकात होगी आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में. तब तक अपना ध्यान रखें.